ओके, सो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बताया था मैंने। हाइड्रोजन में आ जाएगा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। किस पे डिपेंड करेगा रेट? सरफेस एरिया ऑफ द मेटल। मेटल का जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। देन वन इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन जितना अनस्टेबल होगा उतना रेट फास्ट होगा। ऑन इनवर्सली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जितना वीक होगा उतना आराम से रिएक्शन होगा। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस पे डिपेंड करता था। रेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होना चाहिए। प्रोडक्ट ऐसे था ना, ये एल्कीन प्लस H2 और ये क्या हो गया प्रोडक्ट एल्केन, राइट। तो ये यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जितना छोटा हो जाए उतना फास्ट होगा। तो एल्कीन जितना अनस्टेबल होगा या पाई बॉन्ड जितना वीक होगा उतना लेवल ऊपर जाएगा, तो उतना एक्टिवेशन एनर्जी कम पड़ेगा। और डेल्टा H इसका अपोजिट जो हाइपर कंजुगेशन बताया था, राइट। जैसे कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम हो जाएगा। और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों इनवर्सली रिलेटेड ही तो है, इधर और इधर। किसका रेट फास्ट होगा फर्स्ट के सेकंड? फर्स्ट, हाँ। सेकंड में कितना अल्फा सी एच हो गया? 4 अल्फा सी एच। ये ज्यादा हो गया तो रेट स्लो होगा। सॉरी 8 अल्फा सी एच ना। और इधर 2 + 2 यही रहा ना, ये 2 और 2 4 अल्फा सी एच। तो ज्यादा स्टेबल लाइट वाला है तो उसका रेट कम होगा, ये लेस स्टेबल है। हाँ रन बोल। सर सरफेस एरिया ऑफ मेटल मतलब कौन सा मेटल की बात हो रही है यहाँ पे, जो रिएजेंट में वो? NiPt पीडी देता है ना, हाँ हाँ। वो फाइनली डिवाइडेड इसीलिए तो लेते हो। कोलोइडल ले लोगे तो और ज्यादा करेगा। जितना अच्छा सरफेस एरिया उतना एल्कीन जाके स्टिक किया उतना रेट फास्ट होगा। अच्छा, फिर NiPt पीडी में सर किसका ज्यादा होगा रेट? जिसका सरफेस एरिया होगा, जिसको बढ़ा दोगे वो होगा। अच्छा मतलब अ, ऐसे मतलब एक मोल जिसका पाउडर लेंगे तो? फॉर्म लोगे होगा। हाँ, 1 मोल लोगे, जिसको जितना पाउडर फॉर्म कर दोगे उतना ज्यादा वो रेट फास्ट होगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ, रेनी निकल भी ऐसे ही है, उसका सरफेस एरिया बढ़ाया रहता है उसको एल्यूमिनियम के साथ डिजोल्व करके, तो उसका फास्टर जाता है। रेनी निकल वो बस ये याद कर लो, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है उसका, ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं, बस उतना ही काफी है। अरे इतना ही सारे पॉइंट है ना कि रखते जाओगे, सबके एलोबरेट मत करो, क्योंकि हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबके बहुत डिटेल में नहीं जाना है। फिर भी ऑर्गेनिक इतना हो जाता है कि तुम्हें लर्न नहीं होगा। फिर भी तुम्हारे मन में लगे कि नहीं ये जानना ही है तो उसको गूगल कर लो, तुम्हें रेनी निकल का पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे बना, क्यों है, वो सब देगा। बट वो सब वेस्ट होगा, आईटी में कुछ काम नहीं करेगा। तो अपना काम रहेगा कि जितना आईटी में है उतना ही तक करे, उतना ही हो जाए बहुत है, उतना ही नहीं कंट्रोल आता सबका। हाँ, इसका बताओ रेट फर्स्ट के सेकंड। हाँ, ये हिंड्रेंस है ना, राइट। दोनों में मिथाइल है, इस साइड से हिंड्रेंस आएगा हाइड्रोजन में, मिथाइल जिस साइड है इधर ज्यादा होगा, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब दो हाइड्रोजन का आने से रोकेगा, मिथाइल यहाँ बड़ा ग्रुप है ना, तो जब दो हाइड्रोजन आएगा तो इसको स्टॉप करेगा वो, रेट स्लो पड़ जाएगा। ये दोनों में
हाँ, सेकंड विल फास्टर। फर्स्ट में अल्काइन, अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन alkenes, but for hydrogenation it is opposite, alkynes are more reactive. एंगल स्ट्रेन, यस, एंगल स्ट्रेन से अनस्टेबल है तो इसका रेट फास्टर होगा। हाँ, कौन सा नहीं समझ में बस ना, ट्रिपल बॉन्ड का क्यों फास्ट होता है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड क्यों फास्ट होगा बताओ? वो ज्यादा बेसिक इन नेचर है, अवेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। जबकि उसका क्या होता है, जब कार्बोकेटाइन के साथ क्यों स्लो पड़ जाता है? क्योंकि प्लस चार्ज डबल बॉन्ड पे आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे अटैक करेगा अल्काइन पे, प्लस चार्ज आ जाता है इधर। हाँ, तो उसके कारण उसके ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल तुमने अटैक किया, प्लस चार्ज का डबल बॉन्ड पे आ जाता है, तो वो लेस स्टेबल होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई पड़ जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई पड़ जाता है तो सपोर्ट नहीं करता, राइट। जबकि इसमें ब्रेक भी होगा तो फ्री रेडिकल आएगा, तो फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ज्यादा स्टेबल होगा देन H2C ना CH2। ये एक एक्सेप्शन रहता है, उसे याद करना है कि फ्री रेडिकल में इस तरह से होगा। हाँ बोलो सर वो आर्यन। फर्स्ट एग्जांपल में जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें आपने वो Me और H लिखा है क्या? हाँ, Me और H, मिथाइल और हाइड्रोजन। तो सर मतलब समझा नहीं, दोनों में इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों आएगा और उसमें कम क्यों, ऐसा? इसमें मिथाइल इस साइड है ना, तो इधर से हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन स्टॉप नहीं कर पाएगा। इसमें मिथाइल सामने है, यहाँ पे मिथाइल रोक रहा है ना इसे हाइड्रोजन का आने से। अच्छा, ओके ओके, समझ गया सर। ओके, तो जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना हो तो एल्काइन का ग्रेटर देन एल्कीन होता है, लर्न कर लेना, और उसमें भी RCOCl को करना होगा तो ये तो और फास्ट होता है। देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। एडिशन कंसेप्ट बता ही दिया था मैंने ना। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोनिल, अभी तक आज एल्केन हम लोग शायद कंप्लीट कर पाए। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्केन वैसे बड़ा है, पता नहीं, चांस कम एल्केन ओवर होगा, ठीक है अब जो है सो है। तुम लोग रेस्ट के लिए अपना मेरा यूट्यूब पे जो वीडियोज है उसमें सारे हैं, तुम्हें कार्बोनिल वगैरह सारा कंपाउंड मिल जाएगा, वो देख के कर सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन, हम लोग का एसिड एसिड डेरिवेटिव एनामाइंस, इसमें 2-2 घंटे ही लगते हैं, 4 घंटे। तो जब इसके बाद मेजर चैप्टर बच जाएगा, हाइड्रोकार्बन के बाद अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और कार्बोनिल, उसके बाद तो छोटे छोटे हैं 2-2 घंटे वाले। ये 3 मेजर चैप्टर बच जाएंगे। अभी अब तक हम लोगों ने 2 मेजर चैप्टर किए हैं, GOC और आइसोमेरिज्म। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे थे हम लोग। C डबल बॉन्ड O है, एक तो ZnHg, जिंक अमलगम प्लस HCl, ये होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये होगा NH2 NH2 C2H5ONa, उसको हीट देंगे 180 डिग्री पे, ये हो गया क्लेमेंसन। दूसरा हो गया वुल्फ किस्ना, तो ये CH2 पे आएगा। और एक है CH2 CH2 SH। सेकेंड स्टेप में NiH2 दे देंगे, ये है मोजिंगो रिडक्शन। तो मोजिंगो को अवॉइड कर सकते हो, उतना नहीं आता, बट पहला दो तो आते ही रहता है, जिसमें 2 ऑक्सीजन हट के CH2 आ जाएगा। तो दोनों केस में रिएक्शन होगा कैसे, जैसे कि क्लेमेंसन रिडक्शन है, एक एसिडिक कंडीशन में क्लेमेंसन ने रिडक्शन किया किया है, Zn और HCl से तो रिड्यूस होता ही है, मालूम है, जिंक अमलगम यूज किया उसने, यही है ना। तो इसमें एसिड है, नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप,
not suitable for acid sensitive group. क्यों? एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं होता। हाँ राइट, जो भी एसिड सेंसिटिव है, जो एसिड जिसको डैमेज कर सकता है, तो अपना काम तो था कीटोन को केवल हटाना, बट हो सकता है कि कोई और ग्रुप है जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है, तो वो भी गायब हो जाएगा ना। तो उसका एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। It reduces what? C double bond O to CH2, NO2 to NH2, RX to RH, ठीक है। तो ये CO का CH2 बनाएगा, बट NO2 और NH2 ये लास्ट स्टेप तक जाता है, ZN और HCl। तो NO2 का NH2 में भी कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से करते हैं, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में। वहां भी बताऊंगा मैं कि NiH2 के साथ होगा 100%, इसके साथ होगा, बट LiLH4 के साथ दोगे तो एलिफैटिक का NH2 बनता है और एरोमेटिक का एजो कंपाउंड बन जाता है। NO2 का NH2 बनाने में ZnHgHCl यूज कर सकते हो। और प्रीवियस स्लाइड पे तो मुश्किल है जाना, वो मैं डिलीट कर देता हूँ, कई बार वो चला जाता है एक साथ। ओके, तो वो मैंने बताया था कि 3 रिएक्शन है। अच्छा, वो तो सिर्फ प्रीवियस पे लिखा था, क्लेमेंसन, वोल्फ किस्टनर और मोजिंगो। अब क्लेमेंसन स्टार्ट किया ZnHgHCl में, कि RH आ जाता है। अभी OH रहेगा तो उसको भी हटा देगा। Zn और HCl है ना, HCl क्या करेगा, H प्लस आके H2 को हटा दिया, Cl दे जाएगा, तो Cl आ जाता है वहां पे। सिंस टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर रहता तो क्या कर देता, एल्कीन बना देता, वहां पे एलिमिनेशन कर देता। Okay, so it reduces double bond, uh, डबल बॉन्ड मतलब कौन सा डबल बॉन्ड? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रहेगा तो, है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, एस्टर्स एनहाइड्राइड्स एंड एसिड क्लोराइड्स। ओके, तो जैसे कि ये रिएक्शन हो जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड CH2, NO2 को भी रिड्यूस करेगा, OH को Cl में लेके जाएगा, CH2 Cl रहा, तो RX को भी Zn और HCl RH में लाता है ना, RX भी RH में आता है। इसको ZnHgHCl दोगे, जिंक अमलगम HCl, तो क्या हो जाएगा, CO का तो कीटोन मिल गया, ये CH2 बन गया, और ये CH3 बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। NO2 का क्या हो जाएगा, NH2, OH कन्वर्ट टू Cl, और CH2Cl कन्वर्ट टू CH3, ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ सबको। वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो इससे तुम्हें सब याद रहेगा, इसलिए मैंने डाल दिया। और COCH3 है, OH, और भी इसमें बहुत डेप्थ है, बहुत सारे एक्सेप्शन, बहुत सारे डेप्थ है, तो वो तुम चाहो तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट उतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा जान गया तो बहुत हो गया। नहीं तो क्लेमेंसन रिडक्शन में बहुत सारे एक्सेप्शन, बहुत सारे डेप्थ हैं इसमें, ऐसे।
OH को Cl बना दें। हाँ, ये क्लियर हो गया अभी? हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला कर रहे हैं हम लोग, वो दूसरा रिएक्शन हाइड्रोजन। हाँ रेन, बोलो। सर अगर हम लोग हमने पढ़ा था कि ये नॉट सुटेबल फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स ना, हाँ तो अ, अगर इसके जगह हम लोग वुल्फ किश्नर लगाए रिएजेंट, हाँ, तो वो सी डबल बॉन्डो को तो CH2 कर देगा और बाकी सबको अफेक्ट नहीं करेगा क्या? और ये Zn और HCl है ना, तो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाता है, इसलिए ये इसको अफेक्ट कर जाता है। ये NO2 को अफेक्ट नहीं करेगा, OH को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। OH हाँ को तो हाँ। क्या हो गया, ROH प्लस HCl, हम्म कार्बोकैटायन बन गया, Cl माइनस आ गया वहां पे, है ना, तो हम्म। RCl बन गया। और RX को भी RH ले जाना है, तो मेटल और एसिड काम करता है, तो ये Zn और HCl ही है। तो वुल्फ ओके। केस्टर नहीं करेगा, NO2 को वैसे रखेगा, OH को भी इधर रखेगा, बट RX जो होगा ना उसको एलिमिनेट कर देगा, टेम्परेचर हाई रहता है। अच्छा, RX को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। हाँ और तो सर ये जो हमने अल्फा बीटा लिया वो विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप लिया ना? कार्बोनिल ग्रुप। हाँ ठीक है सर। हाँ, ROH प्लस HCl के साथ ये प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि ये आ जाए NO2 OH CH डबल बॉन्ड CH COCH3, फिर वही होगा NO2 का NH2 OH का Cl, यहाँ CH2 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 CH3 ऐसे। वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये बेसिक रिएजेंट है, ये वहां पे यूज करोगे जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, सक्सेसफुल विथ व्हाट, एसिड सेंसिटिव ग्रुप containing carbonyl compounds। OH NO2, और किसने रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, CO को तो CH2 बना दिया, बट NO2 को अफेक्ट नहीं करेगा, और OH पे डिहाइड्रेशन नहीं होने वाला, तो उधर ही पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या होता है, उल्फ केस्नर रिडक्शन में NH2 देते हो पहले, एंड देन C2H5ONA देते हैं ना। उल्फ इसका रिएजेंट क्या था, NH2 C2H5ONA एंड 180 डिग्री हीट ऐसे। तो ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट किया जा रहा है, तो एलिमिनेशन होगा, तो सच प्रोडक्ट इज फॉर्म ना। हाँ, तो उसके लिए जैसे ये रिएक्शन तब तक बता दो, ये CO ले लो, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CHBr CH3 है, इसका क्या प्रोडक्ट है वो बताओ। हाँ ले लेते हैं, बोलो। सर आपने सेजब प्रोडक्ट बोला, वो एक बार बता दो क्या होता है। हाँ, और सर ये WR एक चीज लिखा नहीं हुआ मालूम है ये तुम्हें, वीकली, सजफ ऑफमेन सब याद नहीं है तुम? क्या सर? अच्छा, तब तुम छोड़ दो अभी सजफ वाला पार्ट, ये एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा तो करेंगे, जिसको मालूम है वो लोग बताओ। रेस्ट जो जानते हो वो तो बता दो, कई चीजें आगे की चैप्टर में आते रहेंगी, सजफ ऑफमैन है ना।
हाँ वैसा गुड, याद है ना? तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? सजफ याद है तो बता दो। प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड फिर? मोर सब्स्टिट्यूटेड यहीं पे है ना, डबल बॉन्ड CH और CH3। तो राइट साइड में नहीं जाएगा, इधर बीच में आएगा, तभी सजफ प्रोडक्ट होगा ना। रेजिस्टेंस एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, यही है ना, हाई टेम्परेचर पे है ETO तो। क्लियर? अब इसके जगह CBr के जगह NR3+ रहता तो NR3+ है तो तुम्हें याद हो तो E1CB मैकेनिज्म होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कंजुगेट बेस। हाँ एलिमिनेट होगा तो वहां पे हॉफमैन आएगा, डबल बॉन्ड बाहर की ओर आएगा ना। हाँ तो ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं, बाद में जब हॉफमैन एलिमिनेशन ये सब पढ़ाऊंगा तो मालूम चल जाएगा। फिर भी मोस्टली 80-90% लोगों को मालूम होगा हॉफमैन क्या है, सेजेफ क्या है। हाँ कंजुगेट बेस बनता है कार्बन आयन, करेक्ट गुड। उतना तो याद रहना ही चाहिए, वो सब बोर्ड वाले क्वेश्चन हो गए। क्या होगा इसमें और क्वेश्चन में? तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, फ्लोरीन NR3+ SR2+ मतलब E1CB। यहाँ पे E1CB मैकेनिज्म होगा तो ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे। क्लियर? हाँ तो इसका मेन प्रॉब्लम था एलिमिनेशन, और उसका प्रॉब्लम है कि वो मोस्टली कई चीजों को रिड्यूस कर देता, मोजेंगो रिडक्शन। जिसको नहीं मालूम है सज्जफ हॉफमैन E1CB सब अवॉइड करो। हाँ डबल बॉन्ड ठीक है, वैष्णव को मालूम है सब ठीक है। मोजिंगो नहीं सुना है ना, मोजिंगो नाम नहीं सुना होगा बट काम याद आएगा तुम्हें। देखो ये कैपिंग रिएक्शन कीटोन में किया होगा शायद, जब HSCH2CH2 हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ना इसको, ग्रुप को कीटोन को, तो इससे रिएक्ट करोगे ना तो H2O बाहर आके इसको प्रोटेक्ट कर जाएगा, तो बन जाएगा RCRSCH2S। ऐसे कैपिंग रिएक्शन हो गया ना, जैसे RCO के साथ ये देते थे ROH, अल्कोहल भी इसी तरह से कैप करता था ना, कहीं प्रोटेक्ट करना होता था कीटोन को ऐसे प्रोटेक्ट कर देते थे। और एक बार ये हो गया तो फिर इसको H2 और Na दे दो तो फिर से ये ब्रेक हो जाएगा और ये RCH2R में आ गया और ये CH2SH बन जाएगा। क्लियर? तो वो केटल और हेमी केटल, एसिटल और हेमी एसिटल फॉर्मेशन कीटोन में जो आता है वही रिएक्शन है। वहाँ OH होता था, यहाँ SH। हाँ तो वहां पे ये रिएक्शन दिया रहता है। ओके हाँ तो नेम नहीं मालूम होगा मोजिंगो, बट ऐसे तो याद है ना क्या हो गया ये। हाँ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन, अपना बुकलेट का भी थ्योरी पढ़ते रहना, बहुत अच्छा दिया हुआ। साइक्लोहेक्सीन, उसको तुम उससे हाइड्रोजन हटा के बेंजीन बना सकते हो, तो उसको PTPD या एल्कीन दे दो और हीट कर दो। तो पैलेडियम क्या होता है, हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजनेट करता है, तो डिहाइड्रोजनेट करेगा तो कोई उसका हाइड्रोजन लेने के लिए भी चाहिए, तो एल्कीन दे दो, PD के साथ हीट कर दो पैलेडियम के साथ, तो वो बेंजीन में बन जाता है। मतलब कि जैसे कि साइक्लोहेक्सीन ही लिख देते हैं बेटा, तो था ये जैसे साइक्लोहेक्सीन था, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाए तो बेंजीन आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन दोनों इसको मिल गया, ये क्या बन जाएगा RCH2CH2R ना। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ भी हाइड्रोजन का सोर्स क्या बना दिया गया, साइक्लोहेक्सीन। ये रिएक्शन कहीं आया नहीं आज तक। क्लियर हुआ? एरोमेटाइजेशन हो गया ना। साइक्लोहेक्सीन ये 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो बेंजीन बन के ज्यादा स्टेबल हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, तो इससे तुम एरोमेटिक कंपाउंड बना लेते हो साइक्लोहेक्सीन से। और उसको विड्रॉ करने के लिए पैलेडियम और कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेंगे, हीट करोगे तो भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एल्कीन भी स्टेबल होगा एल्केन बन के, और इधर ये भी एरोमेटिक बन के स्टेबल हो रहा है, तो दोनों का
पूरा हो जाता है। सिर्फ साइक्लोहेक्सीन ही ले लो और इसको हीट कर दो, तो ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। इसको पीडी, पीटी, सल्फर, सेलेनियम किसी के साथ हीट कर दो ना, तो इसके दोनों हाइड्रोजन निकल के एरोमेटिक बन जाएंगे ऐसे। ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, फिर इससे एरोमेटिक कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग। क्लियर? रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन से भी एल्कीन बनता है। एल्कीन एल्काइन का रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन कहीं बाहर से लेके आओ, दे दो। यहाँ हाइड्रोजन को बाहर से नहीं लाना है, साइक्लोहेक्सीन ही सोर्स हो जाएगा। पीडी, पीटी, सल्फर, सेलेनियम किसी के साथ हीट कर दो तो तुम बेंजीन बना सकते हो। तो ये एक कॉमन प्रोसेस है, साइक्लोहेक्सीन वगैरह लाके बस हीट करते चले जाते हैं पैलेडियम के साथ, तो वो हाइड्रोजन के रिलीज करने की टेंडेंसी है, क्योंकि बेंजीन बन के स्टेबल होगा। और पीडी उसको एब्जॉर्ब करते जाता है, एड्सॉर्ब करते जाता है सरफेस। ओके, नाउ special method for preparation of CH4। तो जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड है Al4C3, ये बेरिलियम कार्बाइड है, ये दोनों में डायगोनल रिलेशन होता है ना। तो डायगोनल रिलेशन में बताया जाता है क्या होता है, दोनों हाइड्रोलिसिस से मीथेन ही देते हैं, तो इसका वाटर से रिएक्ट करो, इसको वाटर से रिएक्ट करो, दोनों केस में मीथेन आएगा। ये क्या बन जाएगा, 4 AlOH थ्राइस प्लस 3 CH4 और 2 BeOH ट्वाइस प्लस CH4। दोनों में क्या होगा, मीथेन ही फॉर्म होगा ना। इसके अलावा दो और लिखते हो, मैग्नीशियम कार्बाइड, टोटल 4 का आता है। ब्रेक करना इजी है, याद करना कैसे, Al4C3। तो तुम्हें इसके लिए 12OH माइनस चाहिए, तो इसको 12H प्लस दे दो, यही होगा ना। AlOH थ्राइस, Be2C, BeOH ट्वाइस बनता है ना, BeOH ट्वाइस, तो इसको 4OH चाहिए, तो ये 4H प्लस लेगा, तो मीथेन बन जाएगा ना। अब मुझे बताओ, Mg2C3 मैग्नीशियम कार्बाइड रहे तो क्या होगा, और कैल्शियम कार्बाइड पे क्या होगा। यही क्वेश्चन आते रहते हैं, यही 4 में से कोई पूछेगा। हो गया होगा, इसका आंसर है, बस यही 4 पूछते हैं कहीं भी। G13 एल्काइन कौन सा, इनऑर्गेनिक केम का रिएक्शन, हाँ इनऑर्गेनिक में भी है ये, क्योंकि इसमें बेरिलियम एस ब्लॉक इन्वॉल्व हो गया ना, और ऑर्गेनिक में भी है क्योंकि मीथेन इन्वॉल्व हो गया। अल्काइन बनेगा कौन सा,
MgH twice plus CH4। अरे कैसे रॉन्ग कर रहे हो तुम लोग, किसी का आंसर नहीं आया हुआ। मैग्नीशियम में क्या बनेगा, अभी बता भी दिया मैंने कैसे सोचते हैं। तुमने क्या लिखा वैसा, G13 एल्काइन मतलब अल्काइन बनेगा, कौन सा अल्काइन? C2H2। और थर्ड में मैग्नीशियम वाले में कार्बाइड, हाँ मैग्नीशियम कार्बाइड में यही चार हर जगह है। ये चार के अलावा कुछ और कार्बाइड आता ही नहीं है, यही रहेगा ना। ओके, हाँ वैसा अभी सही हुआ। MgOH ट्वाइस कितना चाहिए, 4OH माइनस ना, तो 4H प्लस भी ब्रेक होगा, मतलब 4 वाटर लोगे ना, C3H4 बनेगा ना। ओके, CH2 के साथ COH ट्वाइस, इसको 2H माइनस चाहिए, इसको 2H प्लस चाहिए, तो क्या बन जाएगा ये, प्लस C2H2। ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने बोला तो था, शायद पढ़ भी लिया तुम लोगों ने, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन में क्या हो जाता है, स्टार्टिंग वाले गैस है कहाँ तक, आप पढ़ लिया ना। वैक्सी सॉलिड, सॉलिड मतलब इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होगा, सैचुरेटेड फैट बन जाता है, घी बन जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम ही रहती है ना। वैंडर वाल फोर्स इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे ये बताओ, C5 में तो गैस है, ये गैस है, उसके बाद ये भी गैस है, सॉरी ये सब लिक्विड है ना, बट लास्ट वाला गैस है। बॉइलिंग पॉइंट किधर होगा फिर, ज्यादा स्ट्रक्शन फोर्स इधर, देन दिस, ये दोनों लिक्विड हैं, और लास्ट वाला C5 होके भी गैस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड टू सरफेस एरिया ब्रांचिंग फॉर आइसोमर्स, जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम हो तब बात करो। जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया तब हो गया सरफेस एरिया पर, ये लास्ट वाला पूरा स्पेरिकल हो गया तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स वीक पड़ जाता है। यही से मैंने बोला था पढ़ लेना, हर जगह रहते रहेगा। हाँ वैक्सी सॉलिड आगे जाएगा, मतलब वो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ये एल्केन वाला ना, तो घी बन जाता है, तो उसका क्या होगा, वो सॉलिड जरूर है बट वाटर पे फ्लोट करेगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एल्केन किस में सॉल्युबल होंगे, वैंडर वाल फोर्स है ना, soluble in non-polar solvent।
सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द ब्रांचिंग, क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन van der Waal force ऑफ अट्रैक्शन। जितना van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए उतना ज्यादा वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो पूछता है सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो सॉल्युबल ज्यादा करना। तो ये सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा सॉल्युबल ये ब्रांच वाला, उससे ज्यादा सॉल्युबल ये। ओके, यो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट 9.5 डिग्री होता ही है। विच विल बी बेस्ट फ्यूल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, वही van der Waal फोर्स यही होगा ना, बट इवन का हायर होता है देन नेक्स्ट होमोलॉग, मतलब C19, C20, C21, C22 ऐसे नहीं होगा। क्या होगा, C19 से ज्यादा C20 और C20 ग्रेटर देन C21, ये आएगा। मतलब इस तरह से फिर C22 सबसे ग्रेटर आ जाएगा। तो ये तुम्हें ऐसे लिखने पे समझ में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट हायर से बड़ा करो, ये C21 देन यहाँ पे C20 आएगा, फिर से C22 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे चेंज आ जाता है। तो ये नॉट रेगुलर, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता और कई बुक इसको जस्टिफाई नहीं करते। नॉट रेगुलर ट्रेंड, इसका रीजन बताते जरूर है कि इवन में क्या होगा, 1 2 3 4 ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर, गुड पैकिंग। इस सिस और ट्रांस में ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था ना, तो इट इज ग्रेटर देन दिस, ये सिस टाइप हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा इसका आ जाएगा, C4 ग्रेटर देन C5। तो सिंस ट्रेंड रेगुलर नहीं है, कहीं भी चेंज हो जाता है, तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं पूछते, बट इन जनरल पूछ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है, इवन का इन जनरल ग्रेटर देन ऑड होता है, तो उसका रीजन हो गया कि ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो गुड पैकिंग होती है। हाँ, क्लियर हो गया ये। हाँ, फ्यूल में यूज करते हो, जिसका फ्यूल में तुम कौन सा यूज करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, लिक्विड ना हो। नहीं तो पहले सॉलिड तुम्हारा लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा, फिर तो गैस का एक एक मॉलिक्यूल अलग हुआ, तब तो फ्यूल में यूज करोगे ना। सो व्हाट इज बेटर फ्यूल, ऑलवेज गैस की तुम्हारा सॉलिड जो होगा, किसको आराम से तुम बंद कर सकते हो, गैस होगा, तुरंत कैच करेगा फायर, देन सॉलिड, कोयला कौन बंद करता है। क्लियर। हाँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, मतलब उसको तो हीट करते रहो तब जाके बॉयल होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो आखिर कहीं ना कहीं गैस बनता है, तभी तो रिएक्ट करता है ना। जैसे कोल को भी बर्न करते हो तो धीरे धीरे क्यों बनता है, एक एक कार्बन अलग अलग बर्न होकर CO2 बनेगा, फिर नीचे वाला सामने आएगा, फिर उसके नीचे वाला आएगा। तो सॉलिड को कहीं फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है क्या, फ्लाइट वगैरह कहीं भी जाओगे उस तरह से वो लेते हो जो तुरंत वेपर बन जाए। LPG यूज करते हैं हम लोग, तुरंत वेपर बन जाए। ठीक है।
विच बर्न्स एट लोअर टेम्परेचर, ज्यादा जरूरत ना पड़े, जैसे पेट्रोल डीजल क्यों यूज करते हैं, तुरंत बंद होगा ना तो ज्यादा एनर्जी देगा। प्रोपेन और ब्यूटेन का टॉर्च विच विल हैव हायर टेम्परेचर। अच्छा, किसके बर्न करने से तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी? टेम्परेचर तो वही हो गया ना, हीट तुम बोल रहे हो, कौन ज्यादा हीट देगा? हाँ तो तुम पर मोल की बात करो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इन पर मोल मतलब जिसमें जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट देगा, उतना वो तुम्हारा ये जनरेट करेगा, ब्यूटेन देन प्रोपेन। बट पर ग्राम की बात की जाए तो वो सब अलग हो जाएगा। चलो एंथैल्पी ऑफ कंबशन उधर नहीं, मेन टॉपिक पर फालतू पे जा रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। इसको एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। मतलब पैरा मतलब लिटिल एफिनिटी। क्यों इसका लिटिल एफिनिटी है? लिटिल एफिनिटी पैराफिन्स टुवर्ड्स एसिड और बेस, जो भी लो इस पर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर देयर, वो ब्रेक ही नहीं होता। एल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ये, बट कंबसन वगैरह वो तो होगा, वो तो उसको बर्न करके CO2 बना दिया तुमने। एसिड और बेस डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ऑयल है, अब HNO3 को डाल दो ऑयल में, क्या फर्क पड़ता है? वो ब्रेक ही नहीं होगा। वाटर में डालोगे तो HNO3 ब्रेक हो गया H+ और नाइट्रेट में, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है तो वाटर के लिए, ऑयल के लिए वो एसिड नहीं है। तो सैचुरेटेड फैट के लिए एसिड नहीं है, वो तो कुछ काम ही का नहीं है वहां पे। तो ना एसिड से रिएक्ट किया ना बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो किससे रिएक्ट करेगा? तो इसका टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन होगा, सबको हीट करके फ्री रेडिकल बनाते हैं, उससे रिएक्शन होता है। क्यों नहीं होता? ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ एल्केन्स। तो all the chemical reactions are hence are carried out at higher temperature। हाई टेम्परेचर करोगे तो क्या आएगा? फ्री रेडिकल आएगा ना, एल्केन गिव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ना, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। हाँ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें। सब में यही होगा, इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है, और कुछ बचा नहीं है इसमें। ओके पहला करते हैं हम लोग हैलोजिनेशन। एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी सारे रिएक्शन थे सब इंपॉर्टेंट है, और इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, हैलोजिनेशन। बाकी सब रिएक्शन टाइम पास है, वो नहीं आते हैं, है ना। जैसे CH4 प्लस Cl2, H न्यू दे दो, सनलाइट दे दो, ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इसके अलावा CH2Cl2 बनेगा, CHCl3 बनेगा। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसमें क्या आ जाता है? अ, पहला होगा चेन इनिशिएशन। CH4 एक्सेस लोगे तो क्या होगा? CH3Cl मेजर हो जाएगा, और Cl2 एक्सेस लोगे तो
CCl4 मेजर होगा, क्लोरीन ज्यादा होगा तो सब CCl4 की ओर जाएंगे। CH4 ज्यादा कर दोगे तो क्लोरीन को चारों ओर CH4 मिलेगा, तो CH3Cl पे ही रुकता है। चेन इनिशिएशन, हाँ, इक्वल अमाउंट पर सब आ जाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा। CH4 प्लस Cl2 इन डार्क, दोनों को मिक्स करो, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। जबकि फ्लोरीन को रखो, एक्सप्लोड कर जाएगा। मिथेन और फ्लोरीन डाल दो तो फ्लोरीन तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, तो फ्लोरिनेशन पढ़ते ही नहीं है, उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है ना, तो फ्लोरीन की स्टडी ही बहुत डिफिकल्ट है। अब तुम फ्लोरीन बना रहे हो, हाइड्रोजन गलती से भी आसपास मिल जाता है तो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो फ्लोरीन को बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है। अब CH4 प्लस क्लोरीन हो गया, ब्राइट सनलाइट दे दो, मतलब जाके 12 बजे दिन में, 12 नून में क्या होगा, उसको ले जाकर रख दो वहां पे बाहर की ओर। वहां पे ले जाओगे तो CH4 और Cl2 जैसे ही ले जाओगे वहां पे वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो भी होगा। एक्सप्लोसिव होगा तो क्लोरीन का क्या काम है, उसको भी हाइड्रोजन चाहिए फ्लोरीन जैसा, वो HF बनाता है, ये भी HF बनाएगा, तो कार्बन अलग पड़ जाएगा, HCl लेके निकल गया ये भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन। मतलब बहुत ज्यादा तेज सनलाइट नहीं दे सकते, हाँ डिफ्यूज सनलाइट होगा तब ये होगा। फिर ये डिफ्यूज दोगे, डिफ्यूज HNU, तब सब होगा, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, राइट। उसको बस डिफ्यूज सनलाइट दिखा के बस अंदर रख दो, एक बार इनिशिएट कर दो, फिर अपने आप होते रहेगा, राइट। चेन इनिशिएशन आके इधर आ गया तो मैकेनिज्म पे अब चलते हैं। तो पहला होगा चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन कहाँ से हुआ, सनलाइट से। सनलाइट नहीं रहता तो इनिशिएट नहीं हो रहा है। तो जब तुम Cl2 दे रहे हो, और HNU दिया, तो पहले ये ब्रेक होगा Cl रेडिकल में, तो क्लोरीन का पहला काम हो गया। मान लो कि 1 मोल क्लोरीन था, तो कुछ 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, 100 या 1000 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए, फिर उसको तुम ले आके घर पे रख दो, फिर अपने आप रिएक्शन होगा। जैसे कोयले को जलाना है तो थोड़ा सा इग्नाइट कर दो, उसके बाद कोल अपने आप बर्न होते जाएगा अपने कॉस्ट पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरीन को तुमने 2 4 10 मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिए, मतलब इनिशिएट कर दिया, उसके बाद अपने आप ब्रेक होगा। मतलब क्लोरीन को बाद में ब्रेक करने के लिए कुछ और चाहिए जो क्लोरीन को लगातार ब्रेक करते रहे, ये तो सिर्फ इनिशिएट किया गया। जैसे क्रैकर्स को इनिशिएट कर देते हो, इग्नाइट कर देते हो, फिर वो अपने ही हीट से आगे वाले को बंद करता है, फिर वो अपने हीट से अपने आगे वाले को बंद करता है, ऐसे लगातार बंद होते जाता है ना। तो सब अपने अपने आगे वाले को बंद करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन को इनिशिएट तो कर दिया, और उसके बाद क्या होगा, चेन प्रोपागेशन। तो यही स्टेप सही से लर्न कर लोगे। चेन प्रोपागेशन में क्या होता है, CH4 है, Cl रेडिकल आएगा, तो वो CH3 रेडिकल बना देता है, और HCl। अब CH3 रेडिकल जो बन गया ना, ऑटो कैटालाइज हो जाएगा, अब यही आगे वाले क्लोरीन को ब्रेक करेगा। खुद CH3Cl बन गया, Cl रेडिकल बना दिया वो। तो स्टेप 1 हो गया है। नाउ इसके बाद रिपीटेशन ऑफ स्टेप 2 and 3, यही करते करते पूरा रिएक्शन हो जाएगा। CH4 CH3 रेडिकल बनेगा, CH3 रेडिकल Cl रेडिकल बना देगा, Cl रेडिकल फिर से CH4 से रिएक्ट करेगा, फिर CH3 रेडिकल HCl बना, अगेन Cl। क्लियर, ये प्रोपोगेट कर जाएगा पूरा। एक मिनट।
हाँ ठीक है, इससे रिपीटेशन होता गया नाउ। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेट होगा तो सब एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, यही होगा ना। जो बचेगा आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो क्या क्या बच गया, CH3 रेडिकल था, आपस में रिएक्ट करके CH3 बन गया। जो जहां जिससे मिल गया वो बन जाएगा। Cl रेडिकल है, कहीं Cl मिल गया तो Cl2 में भी बन जाएगा। CH3 रेडिकल और Cl ये सब कंबाइन करके आ जाता है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, जैसे कि PH3C रेडिकल बन गया, तो ये रहता है ना PH3CS तुरंत रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। देन दिस इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा कम आएगा। देन वन बेंजीन रह जाए, मतलब टॉलुइन रहेगा तो और भी फास्ट होता है क्योंकि CH2 रेडिकल स्टेबल हो रहा है ना। एलाइल रहता तो भी ज्यादा रहता है ये स्टेबिलिटी, मतलब प्रोपीन का भी बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे आ जाएगा ना। तुम अदर रिएजेंट जैसे SO2Cl2 भी यूज कर सकते हो, राइट, या NCS यूज कर सकते हो, एन क्लोरोसक्सिनामाइड, एन क्लोरोसक्सिनिमाइड। तो कैसा होगा, सक्सिनिक एसिड कैसा था, CH2 CH2 CO COH, सक्सिनिक एसिड था ना। इसका इमाइड बनाना है तो ये NH कर दोगे तो इमाइड हो गया, और N पे क्लोरो है तो यहाँ लोन पर रिपल्सन का वीक बॉन्ड होता है ना, तुरंत ब्रेक होकर Cl ऐड कर देगा। और ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले लो, इससे भी आ सकता है कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लोन पे रिपल्सन के कारण ये वीक बॉन्ड हो, ये ले सकते हो। right? तो ये सबसे तुम्हारा क्या होगा, ये ऑल क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड Cl रेडिकल। इससे भी होगा। अब ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोनो क्लोरो प्रोडक्ट्स। मोनोक्लोरो प्रोडक्ट क्या होगा, यही मेन क्वेश्चन है इसका। CH4 प्लस Cl2, इसमें मोनोक्लोरो एक ही बनेगा, CH3 CH2 CH3, ये ले लोगे। मोनोक्लोरो 1 यही होगा ना, एंड टोटल 4, मोनो डाई ट्राई टेट्रा यही होगा ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा क्लोरो, टोटल 4 होता है। इसका मोनो कितना होगा, H और Cl2 दोगे तो एक ही होगा, CH3 CH2 Cl यही होगा ना। टोटल कितना होगा, टोटल प्रोडक्ट ये भी पूछता है, मोनो डाई ट्राई टेट्रा सब मिला के, पेंटा हेक्सा जो भी होगा, बताओ।
टोटल कितने आएंगे प्रोडक्ट? मोनोक्लोरो एक ही होगा, डाई, ट्राई, टेट्रा सब कितने होंगे? ये क्वेश्चन आते रहता है, कई जगह देखा होगा तुम लोग। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, डाई में 2 है, टोटल कितने हैं? सबका आंसर नहीं आ रहा, सब पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं ही बता देता हूँ। एक होगा, डाई में क्या होगा? इस तरह से होगा 2, ट्राई में बताओ कितने होंगे? ट्राई में 3 होगा, तीनों इस पे, या फिर 1 2, ये होगा ना, एक यहाँ पे और 2 इधर। देन टेट्रा में दोनों पे क्लोरीन ऐड करो, या 1 3 कर दो, एक क्लोरीन यहाँ पे और 3 यहाँ पे। पेंटा में एक ही होगा, CCl3 CHCl2। हेक्सा में एक ही होगा, CCl3 CCl3। टोटल 9 प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन कई जगह है, हर बुक में होगा। ओके, नाउ प्रोपेन, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। हम यहाँ से टोटल काउंट नहीं करेंगे, यही 9 हो गया तो प्रोपेन वगैरह तो बहुत होगा, तो उसको टोटल नहीं है अब। मोनोक्लोरो इंक्लूडिंग स्टीरियो, एक ये हुआ, दूसरा एक ये होगा, नो स्टीरियो आइसोमर्स, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये 2 पोजिशनल बनेंगे, यही बनेगा। ओके, ब्यूटेन का बताओ, ब्यूटेन में कितने होंगे? ओके, इसमें जो आ गया ब्यूटेन में, मोनोक्लोरो, एक तो ये, दूसरा ये, बट इसमें एक कायरल हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये 1 प्रोडक्ट, और इसमें RS आ गया या DL या डेक्स्ट्रोलीवर लिख दो, है ना, तो 2, टोटल 3 प्रोडक्ट्स। साइक्लोब्यूटेल, साइक्लोपेंटेन, अब ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, हर जगह आता रहता है, IIT में इवन सेम क्वेश्चन 2 3 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन यही स्ट्रक्चर, Cl2, वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद IIT यही स्ट्रक्चर 2 3 बार पूछ चुका था। क्यों इंपॉर्टेंट है सोचो, कितना आ रहा है मोनोक्लोरो प्रोडक्ट? 2 2 ही होगा। प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट 3, कौन सा पॉइंट 3 था इसमें? हाँ किया है, तो बताओ टोटल आंसर कितना आता है?
लास्ट स्लाइड वो चला गया, लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में क्या था? प्रोपेन। हाँ, प्रोपेन में तू पूछ रहा हो कैसे आ गया। तो वन वन क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन, यही था 3 प्रोडक्ट। हाँ, अभी का बताओ, नहीं तो फिर अगले जाऊंगा फिर बोलोगे अब लास्ट स्लाइड का बात करो। अभी का, अभी 6। हाँ वैष्णव, ये 6 ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन मतलब एकदम लर्न होने चाहिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन, नोट्स इतना बार रिवीजन होना चाहिए कि सब लर्न हो जाए। तो कौन कौन से पोजीशन होंगे जो डिफरेंट होंगे? ये दोनों तो सेम पोजीशन काउंट होंगे। फिर एक ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे कर दो, यही हुआ ना 4। ये दोनों मिलकर सेम काउंट होगा, तो कहीं भी कर दो CH2Cl, तो क्या बन जाएगा ये CH2CH3। अब इसमें देखो तो ये वाला कार्बन कायरल बन गया। पहले कायरल नहीं था, बट अब ये कायरल बन गया, इसलिए इसमें 2 आ जाएंगे DRL। ये एक ना काउंट होकर 2 काउंट होगा। प्लस यहाँ पे कौन सा था? CH3, CCH3, Cl, CH2CH3। अब बताओ इसमें कोई कायरल कार्बन है कहीं पे भी? नहीं है, तो ये एक ही काउंट होगा। प्लस प्लस व्हाट? CH3, CHCl, CH3। तो यहाँ पे भी कायरल कार्बन है क्या? ये है। प्लस व्हाट? CH3, CH3, CH2, CH2Cl। इसमें कोई कायरल कार्बन है? नहीं है। ये भी DNL होगा ना। टोटल टोटल कितने आ गए? 6 प्रोडक्ट। 2+1+1, 2+1+2+1, 6 प्रोडक्ट। अब वो पूछता है कि आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने प्रोडक्ट अलग कर पाओगे? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन कौन सा अलग होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। बट इन एनसीओमर्स का तो बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। इन एनसीओमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, तो क्या वो अलग होगा? नहीं होगा। तो ये पूरे मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो टोटल कितने प्रोडक्ट आएंगे? चार ही आएंगे ना। वो जो पहला लिखा है DNL, वो एक ही साथ बाहर आ जाएगा, एक प्रोडक्ट। दूसरा वाला किसी और टेम्परेचर पे, तीसरा किसी और पे, चौथा किसी और पे, तो 4 प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन पूछे आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 4 प्रोडक्ट। फोर प्रोडक्ट्स in NCO must have same boiling point. So cannot be separated by fractional distillation. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ये सब से तुम सेपरेट नहीं कर सकते। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर मैंने बताया था कैसे रिजॉल्व करते हैं इन एनसीओमर को। ओके, एक क्वेश्चन और, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हर जगह दिखेंगे तुम्हें। CH3 हो गया, Cl2 के साथ H दे दो, टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे? फिक्स होंगे। कौन कौन से डिफरेंट पोजिशन हो सोचो। एक ये पोजिशन अलग है,
ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बाकी तो सिमेट्रिकल हो गया। ये 4 में पुट करते जाओ, डीएल कितना बना वो देखते जाओ। तो यहाँ पे CH2Cl आ गया, ये 1 हो गया। दूसरे में ये CH3 है, यहाँ Cl आ जाए तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग मिस कर रहे हो, ये CH3 हो गया, ये Cl हो गया, तो इसके पास 2 कायरल कार्बन है। तो टोटल एक्चुअली ये 4 प्रोडक्ट है। हाँ, 4 यहाँ पे और कौन सा RR, RS, SR, SS, ऐसे था ना 2:2। और यहाँ पे ये मिथाइल हो गया, यहाँ पे Cl हो गया। टोटल ये और ये भी 4 हो गया। तो टोटल आंसर क्या होगा? 10 प्रोडक्ट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितना अलग होगा? इसमें भी रॉन्ग होगा, सोच के बताओ। हाँ वैष्णव ठीक है, करेक्ट, 6 होगा। टोटल इसमें 6 होते हैं। 6 कैसे होंगे? हाँ, 1+1, इधर 2 पेयर है ना, 2 एनएंसियोमेरिक पेयर है, वो सेपरेट नहीं होगा। RR और SS ये एक साथ बाहर आ जाएंगे, ये दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे, और ये दोनों सेम बॉइलिंग पॉइंट, और ये दोनों का भी सेम बॉइलिंग पॉइंट, तो 2 ही पेयर बना ना, इसमें भी उसी तरह से 2 है। ओके, क्लियर? अब इसमें एक पॉइंट है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। थ्री डिग्री CH more reactive than 2 degree CH than 1 degree CH। ये रिएक्टिविटी है। 3 डिग्री CH का बॉन्ड एनर्जी क्या आपका होता है? कम होता है। बॉन्ड एनर्जी, इसकी रिएक्टिविटी क्यों होगा? इसका रीजन इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी इधर से इधर क्या होता है? डिक्रीजेज। ये मैंने बताया था उधर GOC में, 1 डिग्री का बॉन्ड एनर्जी कम होता है देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। क्यों? 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा आता है। थर्ड कंसेप्ट था बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल 3 डिग्री का ज्यादा होता है तो तुरंत ब्रेक होता है। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो फॉर क्लोरीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जनरल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब टेम्परेचर तुम 1000 डिग्री कर दो तो सब जगह उतना ही रिएक्टिव होगा वो। Cl फ्री रेडिकल इतना या हाई टेम्परेचर होगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ब्रेक होने की। और फॉर ब्रोमिनेशन रिएक्टिविटी इज 182 एंड 1600। तो ये अच्छे से लर्न कर लेना टेबल, इंपॉर्टेंट टेबल है कि क्लोरीन 1 डिग्री के साथ रिएक्टिविटी 1 है तो 2 डिग्री का बॉन्ड वीक होता है, तो वहां 3.8 रिएक्टिविटी है। मतलब जितने देर में वो 1 मोल 1 डिग्री को ब्रेक करेगा उतने देर में 3.8 मोल 2 डिग्री को ब्रेक कर जाएगा। हाँ,
3 डिग्री के 5 मोल को ब्रेक कर जाएगा वो, क्योंकि 3 डिग्री का बॉन्ड एनर्जी कम है। ब्रोमीन Br रेडिकल एक स्लगिश ये है फ्री रेडिकल। आयोडीन तो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, रिवर्सिबल हो जाता। आयोडीन ब्रोमीन क्या हो गया कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो किसी को नहीं ब्रेक करेगा। तो जो 3 डिग्री वाला है उसी को उसका बॉन्ड एनर्जी कम है, टूट जाता है तो बस कंबाइन कर लेता है वो, किसी और को तोड़ने का पावर नहीं होता है उसके पास। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जितने देर में 1 डिग्री को स्ट्राइक करेगा 1 मोल ब्रेक कर पाएगा, उतने देर में 300 के 1600 मोल को ब्रेक कर देगा। तो ये हो गया नॉर्मल टेम्परेचर। यदि हाई टेम्परेचर है 600 डिग्री अबव तो सारा ये रूल बेकार है, तब तो सब में इतनी एनर्जी है कि किसी को ब्रेक कर दे। तो रिलेटिव अमाउंट जो करेंगे हम लोग कैसे आएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी into number of हाइड्रोजन। रिलेटिव अमाउंट इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी और इसका ये देखते हैं। तो जैसे CH3 CH2 CH3 क्लोरीनेशन करोगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट बनाता है। क्लोरीन 1 डिग्री बने उसके लिए ऐसा कितना हाइड्रोजन है, रिलेटिव अमाउंट CHCl CH3। रिलेटिव अमाउंट कितना होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि क्लोरीन अटैक करेगा 1 डिग्री पे, ऐसा 6 सच हाइड्रोजन रहता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 और रिएक्टिविटी 1 डिग्री की 1, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू 1 डिग्री की रिएक्टिविटी। और 2 डिग्री पे स्ट्राइक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, बट 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 3.8 है, ये 6 मोल बनेगा तो 7.6 मोल बनेगा। ऐसे इस रेशियो में कंबाइन करेंगे, इसका 6 मॉलिक्यूल तो इसका 7.6 मॉलिक्यूल। तो परसेंट कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7.6 इंटू 100%। और इसका हो गया 7.6 बाई 6 प्लस 7.6 इंटू 100%। ऑफ कोर्स ये मेजर होगा, कितना कितना परसेंट है मालूम चल रहा है ना, ऑलमोस्ट बराबर ही होगा 50-50% के आसपास। बट ये चीज हम लोग इसके लिए करते हैं। एक और एग्जांपल ले लें तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, CH2Cl CH CH3 और CH3 और CH3 के साथ CH3 CH3 Cl। हाँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है जिससे रिएक्ट करके बने, 1 डिग्री ये है ये है ये, कहीं भी रिएक्ट करेगा क्लोरीन तो यही पहला प्रोडक्ट बनेगा 9। और 1 डिग्री की रिएक्टिविटी क्या थी, 1। देयर इज 5 1 डिग्री हाइड्रोजन, 5 नहीं है ललित, 9 है। 9 1 डिग्री हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 1 डिग्री कितना था, ये 6 था एंड 2 डिग्री 2 था। हाँ यहाँ पे 1 डिग्री कितना हो गया, 3 डिग्री एक है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है 5। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 रिएक्टिविटी 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 रिएक्टिविटी 5। तो 9 और 5 का ऑर्डर में होगा तो कितना परसेंट बनेगा ये, 9/14 इंटू 100% और ये 5/14 इंटू 100%। तो यूजुअली ये पूछते हैं कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, 36% के आसपास, तो ये करीब करीब 64% आ रहा है। बट वही ब्रोमिनेशन करके दोनों का बताओ तो कितना होगा, टाइम नहीं है, कितना बताओगे, मैं ही बताता हूँ। यहाँ 1 डिग्री का परसेंट कितना हो जाएगा तब वो 9 इंटू 1 और यहाँ एक ही है बट उसकी रिएक्टिविटी 1600 है। तो परसेंट जब निकालोगे तो 9 आउट ऑफ 1600 प्लस 9 मोल, ये ऑलमोस्ट 0.5%, ये ऑलमोस्ट 99.5%। तो फॉर ब्रोमिनेशन इट इज मेजर प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट मेजर होगा 3 डिग्री, 1 डिग्री बहुत कम होगा, नेग्लेजिबल। बट क्लोरीनेशन में उल्टा पड़ जाता है, इसलिए पूछता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है क्लोरीनेशन का, तो 1 डिग्री ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें। Domini is abnormally multiplicity 1.5। अच्छा अभी समझ में आ गया। हाँ इस बार वैष्णव सब समझ में आएगा, पहले क्या था ना, इंथ्यूज बैच में थे तुम लोग, मतलब 12th में, तो
कई तरह का प्रेशर रहता था, कुछ समझ में, कई चीजें नहीं समझ में आई होंगी। इस बार तुम खुद से भी पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। जो कहीं से उठा कर पढ़ो, देखो तुम्हें सब समझ में आएगा। इस बार का लेवल अलग होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हो। मतलब इवन तुम बुकलेट मुझ पे यदि टाइम रहे तो, टाइम तो है ही नहीं तुम्हारे पास, खुद से भी पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। कोई बुकलेट ऐसा स्टेज आ जाता भी। ओके चलो, अभी तुम लोग का लेक्चर है ना, फिर हम लोग मिलेंगे कब? मेरा लेक्चर मंडे है ना, 3 बजे से कैसे हो गया? अच्छा हाँ वही था, ठीक है ठीक है। मंडे 5 to 7, 1 hour गैप है, ओके। होता रहना भी चाहिए, वरना आइज में स्ट्रेन इतना आ रहा है मुझे, ऑनलाइन लेक्चर लेते लेते मेरे आंख में इतना दर्द रहता है। अब कल तो इजी टीयर करके लाया हूँ, उससे बहुत रिलैक्स हो रहा है। नहीं इजी टीयर नहीं, आइस पाक करके दिया, मैंने चेंज किया, बोला नहीं आइस पा यूज करो, अच्छा है आइस पा, आइस को एकदम ठंडा कर देता है। स्क्रीन अच्छा, ब्राइटनेस से थोड़ा फर्क पड़ता है क्या? वो तो ऑटोमेटिक है, जो है वही है ना। ठीक है चलो, फिर मिलते हैं हम लोग, ओके। एल्केन के क्वेश्चंस कर लेना सब पढ़ के उसे, मंडे 5 to 7, ओके।